आपका द इंडियन इंटरेस्ट में मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति का एक खास फोकस रहा है सार्क देशों पर, और अब तक उनका बांग्लादेश न जाना अनदेखी मानी जा रही थी, लेकिन इसको सुधारते हुए 6 जून से वो बांग्लादेश की यात्रा शुरू करेंगे। वैसे उनकी बाकी के पूरे साल की विदेश यात्राओं की डिटेल्स भी अब सार्वजनिक हो गई है, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा इजरायल का विजिट। अब तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री इजरायल नहीं गया है, और भारत इजरायल की दोस्ती एक तरह से पर्दे के पीछे रही है। अब इसको सामने लाने की रणनीति के क्या मतलब होंगे, इन दोनों विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे द इंडियन इंटरेस्ट में। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू, पिनाक चक्रवर्ती, जो दोनों इजरायल और बांग्लादेश में सर्व कर चुके हैं, रणनीतिक विश्लेषक सुशांत सरीन, और तक्षशिला इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो प्रणय कोटस्थाने। स्वागत है आप सबका। पिनाक जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बांग्लादेश के विजिट को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि तीस्ता अग्रीमेंट को इस पूरे विजिट से एक तरह से हटाकर सेफ खेला है सरकार ने, क्योंकि ममता बनर्जी भी जाएंगी, लेकिन अब उनके पास कोई बहाना नहीं है कि वो लास्ट मिनट कैंसिल कर ले? देखिए, तीस्ता को तो अलग रख ही दिया गया है, क्योंकि उस पे तो विवाद है अभी। वो मतलब पूरी उसमें नेगोशिएशंस मेरे ख्याल चल रही हैं, वो हमारे डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। पर बाकी जो चीजें हैं, जैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, वो तो फाइनल हो ही गया है। वो तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन एक्सचेंज होंगे और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। बाकी कई और लाइंस ऑफ क्रेडिट होंगे रेलवेज के लिए और पावर सेक्टर के लिए, आईटी सेक्टर में भी कुछ एग्रीमेंट साइन होंगे। तो कई चीजें हैं, और विजिट तो काफी मैं तो मानता हूं कि विजिट बड़ा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि काफी चीजें ग्राउंड वर्क काफी हो चुका है। इसलिए विजिट, और मैंने ढाका में भी बात करी है कई लोगों से, हमारे दोस्त हैं वहां पे, तो वो कहते हैं कि बहुत ही माहौल अच्छा है, लोग उत्सुक हैं मैंने मोदी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए, और वो समझते हैं जनरल जो वहां पे माहौल है वो बड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल। काटजू साहब, बिना तीस्ता अग्रीमेंट के जो एक प्राथमिकता रही है बांग्लादेश सरकार के, किस तरह के बड़ी चीजें आपको दिखती हुई नजर आती है? दूसरी तरफ शेख हसीना पर वहां के विपक्ष से हमेशा दबाव बनते रहता है कि आपकी नई दिल्ली से इतनी दोस्ती क्यों है? तो आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़ा या सिग्निफिकेंट निकल कर आएगा? देखिए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही बहुत सिग्निफिकेंट है। इसकी अहमता हमें कम नहीं सोचनी चाहिए। तीस्ता का जहां तक सवाल है, बड़ी कठिन समस्या है। जल की समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कठिन होती हैं, राज्यों के बीच में हमारे वहां कठिन होती हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेशी ये समझते हैं कि इसका सल्यूशन आसानी से नहीं निकल सकता। अब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते दोनों ही मुल्कों के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से तो हैं, और ये उम्मीद है कि इस यात्रा से इन संबंधों को प्रोत्साहन मिलेगा। और कई क्षेत्र हैं जहां पर भारत की प्राथमिकता है। अब ये देखना है कि कहां तक बांग्लादेश हमारी प्राथमिकताओं को समझेगा। जैसे ट्रांजिट का मसला है, जो हम हमेशा से पारंपरिक रूप से चाहते हैं, उसमें भी कुछ नई सोच बनी है कि भूटान और नेपाल, बांग्लादेश, भारत को मिलकर किसी तरह इसका हल निकाला जाए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कितनी सफलता इन जो कठिन मसले हैं उनमें मिलती है। जी, और 2-3 टची टॉपिक सुशांत, आपको लगता है कि क्या इस पर बात होगी? एक तो जो कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज की ट्रीटमेंट है, क्या उसके बारे में मोदी जी बात करेंगे? और ये उम्मीद जताई भी जा रही है आरएसएस की तरफ से कि वो बात उठे। दूसरी तरफ इन्फिल्ट्रेशन, जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का टॉपिक हमारी तरफ से है, और जिस पर मोदी जी ने खुद चुनाव के पहले भी बहुत ही क्लियर स्टैंड अपनी बताई है। क्या ये दोनों चीजें उभरेंगी? देखिए, जहां तक जो हिंदू माइनॉरिटी है बांग्लादेश की, मेरे ख्याल ये विषय उठना तो जरूर चाहिए, क्योंकि
उससे भारत का जो एक लेवल पर जो पब्लिक परसेप्शन है बांग्लादेश का, वो भी कलर होता है। अगर आप देखें कि हिंदुओं के खिलाफ वहां पर पोग्राम्स हो रहे हैं या उनका दमन हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली यहां पर उसका असर पड़ता है जो पब्लिक डिप्लोमेसी जहां तक इन्वॉल्व रहती है। तो उठाने की तो जरूरत है और उसका कुछ रास्ता निकालने की भी जरूरत है, उनको समझाने की भी जरूरत है। ये अलग बात है कि जो अवामी लीग की सरकार है उसका जो जनरल इंप्रेशन है वो ये है कि वो एक लिहाज से माइनॉरिटीज को इकट्ठा लेकर के चलती है, लेकिन माइनॉरिटीज को उनके खिलाफ भी काफी हद तक कंप्लेंट्स रही हैं। जो दूसरा इशू है वो बांग्लादेश के लिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है। इसको आप केवल ये एक्सपेक्ट करें कि बांग्लादेश उस पर रोक लगा देगा, वो पॉसिबल है नहीं, होगा नहीं वो, क्योंकि उसका एक लोगों की भी मजबूरी होती है, वो आर्थिक अपने विकास के लिए ट्रैवल करते हैं। इसका कोई इनोवेटिव सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। काटजू साहब और चक्रवर्ती साहब मेरे से बेहतर जानते होंगे, लेकिन काफी इस पे स्टडीज भी हुई हैं, काफी रिकमेंडेशंस भी गई हैं सरकार को कि कोई वर्क परमिट का सिस्टम निकाल लिया जाए, ताकि जिस तरह से हम डेमोग्राफिक एक एग्रेशन या इन्वेजन देख रहे हैं या एक ट्रांजिशन देख रहे हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उस पर रोक लगाई जा सके। और ये जो बड़ा इमोशनल इशू बन जाता है कि बांग्लादेशी वोटर जो है बहुत सारे सीमावर्ती एरियाज में दे हैव बिकम द लिंचपिन ऑफ पॉलिटिक्स आउट देयर, उस पर भी रोक लग सकती है। तो मेरे ख्याल एक अगर इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला जाए तो ये बात आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर पूरी जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है सरकार की वो सामने आएगी। तो बांग्लादेश से काफी उम्मीदें हैं, इस पर सब अग्री करते हैं, लेकिन जिस विजिट पर हमारी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और नजर है, उसके डेट्स हालांकि क्लियर नहीं है, वो है इजराइल। और प्रणय, आपसे मैं शुरू करना चाहती हूँ इजराइल पर चर्चा। आपको किस तरह का एक मूव लगता है प्योरली फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से? नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो इजराइल जाएंगे? जी हाँ, तो मेरा मानना यह है कि इजराइल और भारत का जो रिश्ता है वो कई मामलों में एक तकनीकी साझेदारी का रूप लिया है। उसमें एक पूरी तरह से वह एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसे कहते हैं वह नहीं है। तो अभी, और इसका कारण यह रहा है कि भारत के जो पूर्व पश्चिम एशिया के दूसरे रिश्ते हैं उन पर काफी, यह रिश्ता उस पर काफी मोहताज रहा है। तो कारण वह था। तो अब जब नरेंद्र मोदी पहली बार एक पीएम वहां पर जा रहे हैं तो बहुत ही एक सकारात्मक सोच बन रही है कि हम लोग इस तकनीकी साझेदारी के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। तो यही एक आशा है। और पहले भी हम लोगों ने जो रिश्ते लिए वो या तो डिफेंस में थे या फिर एग्रीकल्चर में स्पेसिफिक थे। तो अभी हम लोगों को लगता है कि इन रिश्तों के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। तो यही मुझे लग रहा है अभी। बिल्कुल, बहुत सारे चीजें हैं जहां पर इजराइल और भारत साझेदारी करते रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता एक तरह से पर्दे के पीछे रहा है। इसके बारे में बहुत बाहर दिखाया नहीं है भारत ने पहले कि हमारी इतने करीबी रिश्ते हैं या किस तरह के रिश्ते हैं। और उसका कारण है कि पैलेस्टाइन की तरफ भारत का झुकाव रहा है, कम से कम अब तक जो हमारी ऑफिशियल पोजीशन रही है उसमें। क्या जाकर बदलेगा इस विजिट के बाद? किस तरह की एक बैलेंसिंग एक्ट करनी पड़ेगी, इस पर भी हम जारी रखेंगे चर्चा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्दी। मोदी सरकार की विदेश नीति अब तक ऐसी रही है जिसने पुराने नियमों को ज्यादा अहमियत नहीं दी, नए तरह के विदेश नीति करने की कोशिश रही है, चाहे वो चीन से हो या अमेरिका से हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको बोलते हैं। लेकिन इजराइल में जो यात्रा होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की, उसको कैसे देखा जाए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारा एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ है। पिनाक चक्रवर्ती पूर्व डिप्लोमेट है जो इजराइल में भी सर्व कर चुके हैं। पिनाक, आप मानेंगे कि अब तक जो भारत और इजराइल के रिश्ते रहे हैं अच्छे रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आए हैं। खुलकर सामने इसको लाने में क्या साइड इफेक्ट दिख सकते हैं? ये बात सही है कि कुछ पर्दे के पीछे हमारे रिश्ते थे, और जब मैं इजराइल में था तब मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखा है।
पर समय आ गया है कि अब ये पर्दे से बाहर आ जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके डिफेंस मिनिस्टर को आमंत्रण किया था और वो आए थे, और डिफेंस मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि हम ये रिश्ता जो है अब क्लोजेट से बाहर आ गया है, यानी एक कबर्ड से बाहर आ गया है एक खुले मैदान में, और इसीलिए उसका नेक्स्ट पड़ाव जो था, लॉजिकल जो पड़ाव था, वो था कि मोदी जी विजिट करें इजराइल। भारत के कोई प्रधानमंत्री अभी तक इजराइल नहीं गए हैं। उनके प्रेसिडेंट आए थे, एजर वाइजमन इंडिया आए थे, और एरियल शरॉन उनके प्रधानमंत्री इंडिया आए थे। मंत्रियां तो आते रहते हैं, पर हमारे मंत्री भी जा चुके हैं वहां पे। अच्छा, हमारे कई चीफ मिनिस्टर अगर हम समझे कि ये रिश्ता क्लोजेट में था क्यों, या पर्दे के पीछे था क्यों, और क्यों अभी से ही काटजू साहब अभी से ही इस तरह के चेतावनी भी आने लगी है कि वहां जाकर और इस रिश्ते को ज्यादा प्राथमिकता देकर क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। उसमें से एक के जो दूसरे इस्लामिक देश हैं, खाड़ी के देश हैं, वहां पर हमारे रिश्ते क्या बिगड़ सकते हैं। 70 लाख भारतीय इस्लामिक देशों में काम करते हैं, उन पर क्या असर पड़ सकता है, और जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, आपको लगता है कि इनमें चिंता का विषय है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मेरा मानना है कि इजराइल के साथ हमारे रिश्तों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, ये बढ़ने चाहिए और व्यापक रूप से बढ़ने चाहिए। इसमें हमें कोई हिचक नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें दक्षिण पश्चिम एशिया के क्षेत्र में, जो कि एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, संतुलन बनाने की जरूरत है। क्योंकि हमारे हित अगर इजराइल में है तो अरब दुनिया में भी हैं और बेहद हित हैं, जिसका आपने भी कुछ जिक्र किया है। तो इसके लिए अगर हम एक तरफ झुक गए, इजराइल की तरफ पूरा झुक गए, तो हमारे हितों को, हमारे पूरे व्यापक हितों को बहुत ही क्षति पहुंचेगी। अच्छा, आप फलस्तीन का जैसे मामला है, तो उसमें मेरा तो ये मानना है कि जो भी हमारा रुख रहा है फलस्तीन के मसले पर, उस रुख पर हमें कायम रहना चाहिए। और मुझे ये उम्मीद है कि इस मोदी जी के दौरे के बावजूद, जैसे सुषमा स्वराज जी ने खुद ही कहा है कि हमारे फलस्तीन के मसले पे जो भारत का नजरिया है उस पर कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन इसके साथ साथ इजराइल में हमें बातचीत करनी है, हमारे सामरिक रूप से बातचीत करनी है। जो आतंकवाद नया रूप ले रहा है पश्चिम एशिया में, जैसे आईएस का एक जन्म हुआ है, आईएस आगे बढ़ रहा है इराक और सीरिया में, इस सब दृष्टि से ये विजिट इंपॉर्टेंट रहेगी। हमारे जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं इजराइल के, उसके लाइट में तो होगी ये महत्वपूर्ण, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि संतुलन बनाने की जरूरत है। और मैं तो यहां तक समझता हूं कि अगर मोदी जी इजराइल गए, क्योंकि वो अभी तक कोई भी अरब देश नहीं गए हैं, इजराइल के दौरे के साथ साथ एक अरब देश भी उनको जाना चाहिए। यानी एक बैलेंसिंग एक्ट करने की काफी जरूरत है मेरे ख्याल से। जो सबसे क्लियर साझेदारी नजर आ रही है भारत और इजराइल के बीच में, सुशांत, वो है मेक इन इंडिया हम कराना चाहते हैं, डिफेंस में मेक इन इंडिया कराना चाहते हैं। इजराइल उसके लिए सबसे सही पात्र है। लेकिन जिस बैलेंसिंग एक्ट की काटजू साहब बात कर रहे हैं, उसके साथ भारत के लिए ये एक और चुनौती खड़ी हो जाती है, क्योंकि इजराइल एक ट्रिगर हैप्पी और अग्रेसिव रिएक्शन वाले देश के रूप में भी जाना जाता है जहां तक पैलेस्टीन का सवाल है। हम रिश्तों को सामने ला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर कल कोई हादसा हुआ है और जहां पर अगर रिएक्शन या ओवर रिएक्शन इजराइल की तरफ से हुई, तो भारत कहां पर खड़ा होता है? देखिए, बात ऐसी है कि अभी हम इजराइल से थोड़ा सा किनारा करके रखे हुए थे, तो अभी हमने कौन से कोई बहुत ज्यादा झंडे गाड़ दिए फिलिस्तीनियों के हक में इजराइल के खिलाफ। मेरे ख्याल अगर हमारी इजराइल से एंगेजमेंट ज्यादा होगी, और भारत एक ऐसा देश है जिसके लिए एक तरीके से नेचुरल हिंटरलैंड बनता है इजराइल का, आइडियोलॉजिकली भी एक लिहाज से भारत में, क्योंकि यहूदियों के खिलाफ कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, तो मेरे ख्याल उनका भारत के प्रति एक लगाव भी है, और वो भारत को एक नेचुरल अलाय भी मानते हैं। द ओनली डेमोक्रेसी बिटवीन द मेडिटेरेनियन एंड द अरेबियन सी रियली। तो भारत उनके लिए एक प्रोडक्शन का बेस भी बन सकता है। तो वो तो आर्थिक बात हो गई,
मैं ये बात जरूर मानता हूं कि संतुलन रखने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से हम फिलिस्तीन के कॉज का झंडा बुलंद करके चले हुए थे, तो मेरे ख्याल वो संतुलन हमने नहीं रखा था। यहां तक कि बहुत बड़े बड़े जो अरब ममालिक हैं और जो ठेकेदार बने हुए थे इस्लाम के भी और अरबों के भी, उनके राब्ते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं इजराइल के साथ। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। तो हम उससे दरकिनार क्यों हो रहे थे, ये बात समझ में नहीं आती। मेरा मानना यह है कि वो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का फैक्टर जरूर था उसमें, लेकिन उससे ज्यादा जो यहां पर एक फॉल्स सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म है, जहां पर हम अपने भारत के मुसलमानों को एक लिहाज से ये मानते हैं कि इनकी कोई शायद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी है और वो ये फिलिस्तीनियों के हक में ज्यादा मुब्तला है और अपने भारत के हक में या भारत के इंटरेस्ट में कम है। मेरे ख्याल ये जो हमने एक अजम्पशन बनाई हुई थी, इसको भी चैलेंज करने की जरूरत है। हिंदुस्तान का मुसलमान भारत का उतना ही हित चाहता है जितना भारत चाहता है, और अगर इजराइल के साथ क्लोजर कोऑपरेशन में हमारा एग्रीकल्चर, हमारा डिफेंस, हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, उस पर बढ़ावा होता है तो और सारे देश का हित होता है, तो उसमें मुसलमान का भी उतना ही हित है जितना हिंदू का है या किसी और का है। और मेरे ख्याल ये जो हमने एक मिथ बनाई हुई थी, इसको भी बस्ट करने की जरूरत है। तो ये जरूर है कि मोदी जी को अरब देशों के दौरे करने चाहिए, लेकिन जैसे हम अमेरिका से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो भारत आए तो सिर्फ भारत ही आए, कहीं और ना जाए, तो शायद मोदी जी भी अभी इजराइल गए हैं तो इजराइल से वापस आ जाएं और फिर बेशक कुछ अरब देशों का अलग से दौरा कर लें, उसमें कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। नहीं तो सुशांत सरीन कह रहे हैं एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं वो हावी हो जाएंगे इस ट्रिप पर। क्या ये वाकई मिथ है काटजू जी, या ये हमें शायद देखने को मिलेगा आगे कुछ महीनों में ये एक राजनीतिक इशू भी बन ही जाएगा? देखिए, राजनीतिक इशू तो बनेगा ही, वो तो अपनी अलग बात है। भारत में जो सुशांत कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी फलस्तीन की तरफ नीति थी वो शीत युग के दौरान भी उसका उत्पन्न हुआ था, आगे बढ़ी थी। वो युग एक समाप्त हुआ। अब जैसे मैंने कहा, संतुलन बनाने की जरूरत है और प्रोजेक्ट करने की जरूरत है कि हमारी नीति संतुलित है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक तरफ तो 18-20 अरब ममालिक हैं जिनमें लाखों हिंदुस्तानी काम करते हैं। अब ये कैसा लगेगा कि प्रधानमंत्री उनको तो दरकिनार किया है और इजराइल चले गए हैं, और जिस दौरे पे वो इजराइल गए हैं उसमें कोई भी अरब ममालिक, खाड़ी के ममालिक हैं, वहां नहीं गए हैं। ये शक व शुबा हमें नहीं कर देना चाहिए। हाँ, अगर प्रोग्राम इस तरह बना कि भाई कोई भी अरब ममालिक कोई विजिट के लिए कन्वीनियंट नहीं है, डेट्स नहीं मिल रही है, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश जरूर होनी चाहिए कि एक महत्वपूर्ण अरब मुल्क भी जाए। और कुछ संकेत मिले भी हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर वो गए इजराइल तो उसके साथ साथ कोशिश होगी कि फलस्तीन और मस्र भी जाएं, और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही कदम होगा। मेरे ख्याल से जो बीच का रास्ता शायद निकलेगा प्रणय के जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, वो इजराइल और फलस्तीन दोनों जगह जाएंगे, और मोदी जी अब पैलेस्टाइन जाएंगे नहीं, ये क्लियर नहीं है। लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि संतुलन बनाए रखना या कम से कम संतुलन बना रहे हैं ये दिखाना बहुत ही जरूरी है, या फिर भारत को अब कुल मिलाकर अपने हित के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि अगर हम आंकड़े जाए कि एक साइड लेकर हमें क्या मिला इतने साल, तो शायद कुछ ज्यादा है नहीं दिखाने को। जी हाँ, मैं सुशांत जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि जब हम लोग इस रिश्ते को और आगे बढ़ा सकते हैं, और ये बैलेंसिंग एक्ट तो हमें करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह रही है इस रिश्ते में कि क्योंकि ये पर्दे के नीचे रहा है, तो राज्यों की भागीदारी भारत और इजराइल संबंधों में बहुत रही है। उदाहरणार्थ 1996 में महाराष्ट्र दिवस भी मनाया गया था इजराइल में, बहुत अचरज की बात है। तो ऐसे भी कई एंगेजमेंट्स रहे हैं जो राज्यों के स्तर पर हुए हैं इजराइल के साथ। तो मुझे लगता है वो एक नई दिशा है कि राज्यों की भागीदारी बढ़ रही है, और इजराइल रिश्ते में भी ये पहले से ही चला रहा है। 1992
से ये चलता आ रहा है, तो वो चलता रहेगा पीछे। अगर हम लोग शायद हम ये इतनी बड़ी न्यूज न बने वो, पर वो चलता रहेगा। तो मुझे लगता है बहुत, मैं इस रिश्ते को बहुत सकारात्मक रूप से देख रहा हूँ। आगे भी डिफेंस एग्रीकल्चर के से बियॉन्ड हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं सर। पिनाक, इस बैलेंसिंग एक्ट पर आप की क्या राय बन रही है? क्योंकि अभी तक जहां तक फॉर एग्जांपल तेल के इंपोर्ट के लिए हम इस्लामिक देशों पर बहुत ही निर्भर हैं, और ये बट एक नेचुरल रिस्पांस लग रहा है कि जब मोदी जी इजराइल जाएंगे तो वहां से कोई ना कोई बयान या फिर नाराजगी जताई जाएगी, अनलेस एक बैलेंसिंग एक्ट क्लियरली दिखाई देता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक बड़ा अजीब सा आर्ग्यूमेंट इंडिया में है कि जहां मिस्र और जॉर्डन अपने डिप्लोमेटिक एम्बेसीज टेल अवीव में खोले हुए हैं और वो अपने आपस में बात कर सकते हैं, रिश्ते रख सकते हैं, पर भारत नहीं रख सकता। ये तो बड़ा अजीब सा आर्ग्यूमेंट है। खैर, वो आर्ग्यूमेंट तो अब खत्म हो गया है और हमको इजराइल के साथ जो रिश्ते हम बनाने जा रहे हैं वो और पुख्ता होंगे, और मुझे लगता है संतुलन जो है वो भी करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि इसी विजिट में प्राइम मिनिस्टर किसी और बड़े अरब मुल्क में जाएं, वो वापस आके भी जा सकते हैं, पर संतुलन तो रखना पड़ेगा। हम इंडिया को अरब देश में, इजराइल में सब लोग दोस्त मानते हैं, ये बात तो सही है। यहूदी जो यहां से गए हैं, वो महाराष्ट्र दिवस की जो जिक्र हो रहा था तब मैं वहां था, और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि यहां से जो इंडियन यहूदी वहां बसे हैं वो ज्यादातर महाराष्ट्र के हैं, वो मराठी बोलते हैं। तो इसलिए मुझे याद आता है कि वो जो उनको बेने इजराइल बोला जाता है, उस कम्युनिटी को जो वहां बसे हैं, कोई 70-80 हजार लोग हैं। सारे बेने इजराइल नहीं है, पर कुछ और भी हैं। कोचिनी जूज कहते हैं जिन्हें हम, या आर्मीनियन जूज हैं, या बगदादी जूज हैं। इनकी ये कम्युनिटीज जो इंडिया में थी, वो कई लोग वहां बस गए हैं और वो बड़ा मेजर रोल वहां प्ले करते हैं एग्रीकल्चर में, ट्रेड में। तो इसलिए संतुलन जरूरी है। संतुलन तो हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि हम इंडिया तो किसी एक साइड में नहीं झुक सकता, क्योंकि हमारे रिश्ते अरब देशों के साथ भी हैं। आपने पेट्रोलियम की बात करी, ऑयल, हमारे ऑयल सप्लाईज आते हैं वहां से। इंडिया 70-80% अपना ऑयल इंपोर्ट करता है और प्राय 50 से 60% ऑयल हमारा खाड़ी के देशों से आता है, मतलब उस एरिया से आता है, पश्चिम एशिया के एरिया से। तो वो भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे लोग वहां काम करते हैं। तो संतुलन जरूरी है, इसमें कोई तो शक नहीं है। संतुलन का इसका मतलब ये नहीं है कि हम इजराइल न जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये और क्या संतुलन का एक तरीका ये भी हो सकता है सुशांत के, जैसे हम प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं की अगर एक टेम्पलेट देखें तो वेरी बिजनेस ओरिएंटेड काम की बात होती है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात होती है, और यहाँ पर भी शायद इसी पर फोकस होना तो इसी पे चाहिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल दिस इज द बैलेंस्ड टू अ रिलेशनशिप आजकल। तो होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, स्पेशली हाई टेक्नोलॉजी और जो नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इश्यूज हैं, वहां पर इजराइल की एक लीडरशिप रोल है। अगर हमारी कोई उनके साथ जॉइंट वेंचर्स बनते हैं या वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे हमारे को बहुत फायदा होगा एग्रीकल्चर में, डिफेंस इंडस्ट्री में सर्टनली। एक चीज मैं एक नुक्ता और बोलूं कि जस्ट बिकॉज आप किसी देश के साथ एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि यू अप्रूव ऑफ एवरीथिंग दैट कंट्री डज, एंड वी आर केपेबल इनफ ऑफ टेलिंग द इजरायलीज कि भाई हम इस पे आपसे एक मत नहीं है। तो ये दोस्तों के बीच में ये भी होता है। अंत में काटू जी, बिल्कुल समय समाप्त हो गया, लेकिन आप एक पॉइंट करना चाहते थे। नहीं, मैं ये नहीं कभी कहूंगा कि इजराइल के साथ हमें रिश्ते बढ़ाने में कोई संकोच होना चाहिए। नहीं, आपने ये प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा कर रहे हैं, उसका स्वागत होना चाहिए और पूरे देश में उसका स्वागत होना चाहिए। और क्योंकि इजराइल में हमारे बहुत हित हैं, इजराइल से आखिरी 20 साल में जब से उनसे रिश्ते हमारे स्थापित हुए हैं, तब से हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, उन्होंने हमारी मदद की है। लेकिन संतुलन की जरूरत है, संतुलन की बात हो रही है, और संतुलन बनाए रखना और प्रोजेक्ट करना है कि संतुलन हो रहा है। संतुलन के साथ संतुलन को प्रोजेक्ट भी करना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस हफ्ते के द इंडियन इंटरेस्ट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।